ओके एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पूरा कंप्लीट कर लिया था। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट ऑर्गेनेली है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन आर नॉट ईजिली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। अब कह रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया को जब तक हम स्टेन ना कर लें तब तक वो हमें माइक्रोस्कोप में भी ईजिली नहीं दिखाई देगा। द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज़ वेरिएबल, मतलब कि किस सेल में कितने माइटोकॉन्ड्रिया मिलने वाले हैं वो वेरी करेगा। किसी सेल के लिए वो चीज़ फिक्स नहीं है। ये डिपेंड करता है कि फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी सेल की क्या है, कि मतलब सेल कितना ज़्यादा एक्टिवली मतलब एक्टिव है या किसी भी चीज़ में कितना एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है जहाँ पे एनर्जी की आवश्यकता ज़्यादा होती है। तो उस हिसाब से माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होंगे सेल्स में। इन टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज ऑल्सो, शेप और साइज में भी कंसिडरेबल वेरिएशन में वेरिएबिलिटी देखने मिलती है। टिपिकली कैसा होता है, सॉसेज शेप होता है ये, सिलेंड्रिकल शेप होता है जिसका डायमीटर 0.2 से 1 माइक्रोमीटर तक के जाता है और एवरेज कितना जाता है 0.5 माइक्रोमीटर एंड द लेंथ जाती है 1 to 4.1 माइक्रोमीटर। नाउ ईच माइटोकॉन्ड्रिया जो है कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। देखो कैसा है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। ये क्या है, इसकी आउटर मेम्ब्रेन और ये क्या है, इसकी इनर मेम्ब्रेन। ये इनर मेम्ब्रेन, ये जो यहाँ पे क्रिस्टा बना रही है, देखो अलग कलर से शो करते हैं इसको। पहले आउटर मेम्ब्रेन करते हैं पूरी। ये पूरी यहाँ तक क्या है, ये आउटर मेम्ब्रेन, ठीक। ये जो है ये है हमारी इनर मेम्ब्रेन, जो फिर यहाँ कंटिन्यूशन में आगे बना रही है हमारा क्रिस्टा। दिस इज इनर मेम्ब्रेन। तो कैसा है, ये सिलेंड्रिकल सॉसेज टाइप स्ट्रक्चर है और डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन। तो ऑरेंज से जो ये येलो से जो बनी है ये आउटर मेम्ब्रेन है, पर्पल से जो मैंने रिप्रेजेंट करी है वो इनर मेम्ब्रेन है। विद द आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन डिवाइड करती है उसके ल्यूमेन को दो एक्वस कंपार्टमेंट्स में। अब देखो, एक ही बाहर वाला कंपार्टमेंट होगा आउटर कंपार्टमेंट और एक अंदर वाला कंपार्टमेंट होगा इनर कंपार्टमेंट। द आउटर कंपार्टमेंट एंड द इनर कंपार्टमेंट। द इनर कंपार्टमेंट जो है किससे फिल्ड है, डेंस होमोजीनियस सब्सटेंस जिसे मैट्रिक्स कहा जाता है। अब ये जो ग्रीन कलर से दिख रहा है तुमको, अगर मैं इसे कलर से डिफ्रेंशिएट करूँ तो जो ये मैं ब्लू कलर से डिफ्रेंशिएट कर लूँ ये, तो ये क्या है, पूरा इसका मैट्रिक्स। यहाँ पे ये इनर मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ से फिल है, जो इसको इनर मेम्ब्रेन आउटलाइन कर रही थी तो वही लिखा है। एक क्या होता है इनर जो कंपार्टमेंट है, इनर कंपार्टमेंट, ये क्या था इनर कंपार्टमेंट। इनर कंपार्टमेंट में क्या भरा हुआ है, मैट्रिक्स फ्लूइड। और कैसा है वो, होमोजीनियस है। ये याद रखना है कि हेट्रोजीनियस नहीं है, कैसा है, होमोजीनियस है। होमोजीनियस सब्सटेंस और वो क्या है, उसे कहते हैं मैट्रिक्स। द आउटर मेम्ब्रेन, अब जो आउटर मेम्ब्रेन है, द आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म्स द कंटिन्यूस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनली। क्या बना रही है, बाहर की लिमिटिंग बाउंड्री जो किसी चीज़ को आने से लिमिट करेगी। अब जो इनर मेम्ब्रेन है वो क्या बनाती है, नंबर ऑफ इनफोल्डिंग्स, जो हमने बनाई आउटलाइन क्या बनाई, नंबर ऑफ इनफोल्डिंग्स बनाती है जिसे हम क्रिस्टा कहते हैं, सिंगुलर में क्रिस्टा कहते हैं। तो वर्ड्स द मैट्रिक्स कहाँ बनती है, वो मैट्रिक्स की तरफ बनती है अंदर। अब जो क्रिस्टा होती है वो क्या करती है, सरफेस एरिया बढ़ाती है। अब जो ये सरफेस एरिया बढ़ता है बेसिकली किस चीज़ के लिए बढ़ता है, एब्जॉर्प्शन के लिए बढ़ता है। अब जो टू मेम्ब्रेन है इनका ओन स्पेसिफिक एंजाइम एसोसिएटेड विद द माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन, मतलब इनके दोनों मेम्ब्रेन के अपने अपने एंजाइम्स, स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं जो अपना अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। किस चीज़ की साइट है माइटोकॉन्ड्रिया, एरोबिक रेस्पिरेशन की। ये याद रखना है, एरोबिक है ना कि एनारोबिक। क्या होता है यहाँ पे, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। क्या करते हैं वो, सेलुलर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं एटीपी की फॉर्म में, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। द मैट्रिक्स ऑल्सो पजेस सिंगल सर्कुलर डीएनए। अब जो मैट्रिक्स था अंदर, जो होमोजेनियस सब्सटेंस था जो हमने ब्लू कलर से रिप्रेजेंट करा था, उसमें क्या है, सिंगल सर्कुलर डीएनए मिलता है। क्या मिलता है, सिंगल, नॉट अ डबल। मैट्रिक्स ऑल्सो पजेस सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल। ये इंपॉर्टेंट है, यही चीज़ें जो है यही कंफ्यूज करती हैं और यहीं से क्वेश्चन आते हैं। क्या है, सिंगल है, सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल है। अ फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल्स, कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। राइबोसोम्स मिलेंगे, एक्स्ट्रा राइबोसोम्स जो हम स्टार्टिंग में पढ़ के आए कि दो ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं जहाँ खुद के राइबोसोम्स भी होते हैं। एक क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट, दूसरा क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्या मिलने वाला है, 70s राइबोसोम मिलेगा। यहाँ पे कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, और जो प्रोटीन बनाने के लिए कंपोनेंट्स की आवश्यकता है वो चीज़ें भी यहाँ प्रेजेंट होती हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय द फिजन, ये भी इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया कैसे डिवाइड करता है, फिजन के थ्रू डिवाइड करता है।
तो ये हमारा कंप्लीट हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें कुछ नहीं था, हमने बस ये देखा 2 मेम्ब्रेन आ गई, एक आउटर मेम्ब्रेन फिर एक इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन ने ऐसे फोल्डिंग्स बना दी मैट्रिक्स की तरफ, जिसे हमने क्या कहा, क्रिस्टा कहा। क्रिस्टा का काम क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ा देना। या सॉसेज शेप होता है, इसके पास आपके अपने अपने एंजाइम है दोनों मेम्ब्रेन के पास जो अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करने वाले हैं। और फिर हमने देखा इसके पास खुद का क्या है, राइबोसोम है। इनके पास खुद का मैट्रिक्स में एक सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। और यहाँ पे क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। नेक्स्ट ऑर्गेनली है हमारा प्लास्टिड। प्लास्टिड आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल एंड इन यूग्लिनाइड्स। प्लास्टिड जो होता है सारे प्लांट सेल में मिलते हैं और किस में मिलते हैं, यूग्लिनॉइड्स में मिलते हैं। दीज आर ईजिली ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप। हम इन्हें आसानी से माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं एज दे आर लार्ज। दे बियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट्स। इनके पास क्या होता है, स्पेसिफिक पिगमेंट्स होते हैं जो इम्पार्ट करते हैं स्पेसिफिक कलर प्लांट्स को एक स्पेसिफिक कलर प्रोवाइड कराते हैं। कौन, जो प्लास्टिड्स के अंदर पिगमेंट प्रेजेंट है। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट के बेसिस पे प्लास्टिड को क्लासीफाई किया गया है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड द ल्यूकोप्लास्ट। किसके बेसिस पे किया है, इनको क्लासीफाई पिगमेंट के बेसिस पे। ये याद रखना है, जो हमारे 3 प्लास्टिड हैं, पहला है क्लोरोप्लास्ट, फिर है क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। इनको पिगमेंट के बेसिस पे डिवाइड किया गया है। अब जो क्लोरोप्लास्ट है उसके पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है एंड द कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रैपिंग लाइट एनर्जी एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो क्लोरोप्लास्ट के पास क्या है, क्लोरोफिल है और कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स है जो रिस्पॉन्सिबल है, जो जिम्मेदार हैं कि वो लाइट को ट्रैप करेंगे और फोटोसिंथेसिस करवाएंगे। अब जो हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट है हमारा क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में क्या होता है, इन क्रोमोप्लास्ट जो फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स मिलते हैं जैसे कि कैरोटीन, ज़ेंथोफिल एंड अदर्स आर प्रेजेंट। तो ये क्या होगा, फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड्स। किस में मिलेंगे फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड्स, क्रोमोप्लास्ट में। कौन कौन सा, वो कैरोटीन एंड ज़ेंथोफिल। दिस गिव्स द पार्ट ऑफ अ प्लांट अ येलो, ऑरेंज और रेड कलर। ये क्या देते हैं, येलो, ऑरेंज और रेड कलर प्रोवाइड कराता है। नाम से समझ आए, क्रोमो मतलब कलर। अब है द ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, द ल्यूकोप्लास्ट आर द कलरलेस प्लास्टिड्स। कैसे हैं ये, कलरलेस प्लास्टिड्स हैं, अलग अलग शेप है इनकी, साइज़ है, जो न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करता है। तो ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या है, न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करना। अब ल्यूकोप्लास्ट के फर्दर 3 टाइप होगा, फिर इसमें से एक आता है अमाइलोप्लास्ट जो स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च को, जैसे कि पोटैटो में मिलेगा। एलाइलोप्लास्ट स्टोर करता है ऑयल को, ऑयल फैट्स को। और वहीं पर जो एल्यूरोप्लास्ट होता है वो प्रोटीन को स्टोर करता है, जो हमने पढ़ी भी है, एल्यूरोन लेयर पढ़ते हैं हम जिसकी प्लॉइडी 3n होती है, वही एल्यूरोप्लास्ट। तो 3 टाइप के प्लास्टिड जो है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड द ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्या रिस्पॉन्सिबल था, वो लाइट एनर्जी को ट्रैप करेगा, क्या कराएगा, फोटोसिंथेसिस करवाएगा। उसके पास क्या थे, क्लोरोप्लास्ट था, वहाँ पे क्लोरोफिल था और कैरोटीन पिगमेंट्स थे वहाँ पे। और फिर हमने पढ़ा क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में वो पिगमेंट्स होंगे जो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कौन कौन से कलर वहाँ पे शो हो रहे थे, ये येलो, ऑरेंज एंड रेड। देखो कौन कौन से होते हैं, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो यहाँ पे कौन से आते थे, फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स आते थे, कैरोटीन, ज़ेंथोफिल जो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स से जो लाइट एनर्जी को ट्रैप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। हमारा जो ल्यूकोप्लास्ट है वो कलरलेस है, कलरलेस प्लास्टिड है, अलग अलग शेप साइज़ है। फिर उसमें 3 टाइप्स आ गए। देख पहला पढ़ा हमने अमाइलोप्लास्ट जो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है पोटैटो में। फिर एलाइलोप्लास्ट पढ़ा जो क्या करता है, ऑयल को करता है, फैट को करता है। और वहीं पे एल्यूरोप्लास्ट जो स्टोर करता है, प्रोटीन को स्टोर करता है। नाउ मेजॉरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट जो हैं, ज़्यादातर जो क्लोरोप्लास्ट है वो कैसे हैं, ग्रीन है, ग्रीन प्लांट के कहाँ में पाए जाते हैं, मीजोफिल सेल्स में पाए जाते हैं, लीव्स के। दीज आर द लेंस शेप हो सकते हैं, ओवल हो सकते हैं, स्फेरिकल हो सकते हैं, डिस्क्वाइड हो सकते हैं, या फिर रिबन लाइक भी हो सकते हैं। मतलब इनकी अलग अलग शेप होती है, अभी हमने पढ़ा था, क्योंकि वेराइटीज़ ऑफ शेप्स देखने मिलती है। देयर नंबर वेरीज फ्रॉम 1 पर सेल ऑफ द क्लेमाइडोमोनास। अब इनका नंबर भी वेरी करते हैं, किसी में 1 मिलता है जैसे कि क्लेमाइडोमोनास में, और वहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा मिलते हैं, 20 से 40 पर सेल की, एक सेल में 20 से 40 प्रेजेंट है, जैसे कि ग्रीन एल्गा। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, क्लोरोप्लास्ट भी कैसा है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। ऑफ द टू द इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन है वो रिलेटिवली रेस्ट परमिएबल होती है। अब इन्होंने क्या कहा, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है तो वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट कैसा है, डबल मेम्ब्रेन है, ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड मिलेगा। इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन अब रिलेटिवली लेस परमिएबल है। ये क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ की जो अंदर की मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, लेस परमिएबल होती है। द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड द स्ट्रोमा। अब यहाँ पे जो इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस आता है उसे क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। अ नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सेक्स कॉल्ड द थैलेकॉइड्स आर प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा। अब यहाँ क्या प्रेजेंट है, ऐसे बहुत सारे फ्लैटेंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिन्हें थैलेकॉइड्स कहा जाता है।
थैलेकॉइड्स फिर अरेंज हो जाते हैं स्टेक लाइक अ कॉइल, जैसे एक सिक्के के ऊपर से सिक्का रख दो ऐसे स्टेक्स की तरह अरेंज हो जाते हैं थैलेकॉइड्स, तो उसे कहा जाता है ग्रेना या फिर ग्रैनम या फिर इंटरग्रेनल थैलेकॉइड। जब या तो इन्हें ग्रेना बोल दो या फिर इंटरग्रेनल थैलेकॉइड्स भी कहा जाता है इसका दूसरा नाम। इन एडिशन देयर आर द फ्लैट मेम्ब्रेन टिब्यूल्स कॉल्ड द स्ट्रोमा लेमेले। अब जो फ्लैट टिब्यूल्स है ये, जिसे दूसरे कलर से, ये पर्पल कलर से मैं दिखा रही हूँ, ये इन्हें क्या बोलते हैं हम, स्ट्रोमा लेमेले। ये क्या करती हैं, थैलेकॉइड्स को कनेक्ट कर रही हैं, कनेक्टिंग द थैलेकॉइड्स ऑफ डिफरेंट ग्रेना के जो थैलेकॉइड्स हैं उनको कनेक्ट कर रही है। द मेम्ब्रेन ऑफ द थैलेकॉइड एनक्लोजेस द स्पेस कॉल्ड द ल्यूमेन। अब जो मेम्ब्रेन है थैलेकॉइड की, वो जो स्पेस क्लोज करती है उसे क्या कहते हैं, ल्यूमेन। देखो जैसे ये क्या है, एक सिंगुलर क्या है, थाइलेकॉइड, और जब ऐसे बहुत सारे अरेंज हो गए तो बनाते हैं ग्रेना। अब एक थैलेकॉइड को उठा लो, तो जो ये थैलेकॉइड है, अब जो इसकी मेम्ब्रेन है, इसने किसको, इसके अंदर की स्पेस को कहा गया है यहाँ पे ल्यूमेन। ये याद रखना है, ये कह रहा है ये, क्योंकि जब फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर पढ़ते हैं वहाँ पे यही काम आता है कि ल्यूमेन कहाँ है, बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता अब ल्यूमेन किसका ल्यूमेन। तो वही जो मेम्ब्रेन है थैलेकॉइड की, वो एनक्लोज करती है इस स्पेस को, उसे कहते हैं ल्यूमेन। जो स्ट्रोमा है क्लोरोप्लास्ट का, उसके पास एंजाइम होते हैं जो क्या करवाते हैं, कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस का, प्रोटीन का सिंथेसिस कराते हैं। देखो प्रोटीन का भी कराते हैं, वो एंजाइम भी होता है, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट नहीं। इट ऑल्सो कंटेन है स्मॉल, अब इसके पास क्या है, एक स्मॉल है लेकिन कैसा है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल है। इसके पास क्या है, डबल स्टैंडर्ड। माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ के आए थे सिंगल, और यहाँ क्या पढ़ रहे हैं हम, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल एंड द राइबोसोम्स। अब जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स हैं वो भी प्रेजेंट है थैलेकॉइड में, यहाँ पे भी राइबोसोम मिलेगा, क्या मिलेगा, वो 70S मिलेगा। लेकिन जो साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम होता है वो 80S होता है। कहने का मतलब क्या है, जो इसका इंडिविजुअल खुद का राइबोसोम है वो 70S होगा, लेकिन जो पूरा प्लांट सेल होता है और जो उसका यहाँ पे एक साइटोप्लाज्म होता है उसमें जो राइबोसोम मिलता है वो 80S मिलता है, क्योंकि 80S यूकैरियोट्स में मिलता है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ऐसे दो ऑर्गेनेलिज है जिनका खुद के पास खुद का इनका राइबोसोम है और वो 70S होता है। क्योंकि ये जो हम एक थ्योरी पढ़ते हैं एंडोसिम्बायन थ्योरी, तो हम ये पढ़ते हैं, ये पहले एक ना सिंगल स्पीशीज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे जो बाद में एक ऑर्गेनेली की तरह मल्टी सेलर में आ गए, लेकिन पहले ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की तरह एग्जिस्ट करते थे। ये एक एंडोसिम्बायन पूरी थ्योरी है, उसके अंदर आता है ये सब, कि इसलिए इनके अंदर 70S वाला प्रोकैरियोटिक वाला फीचर मिलता है। अब हमारा नेक्स्ट ऑर्गेनेली है राइबोसोम। राइबोसोम क्या है, राइबोसोम ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर है। सबसे पहले किसने ऑब्जर्व करा था इसको, जॉर्ज पैलेट ने ऑब्जर्व करा था, इसलिए इसे पैलेट पार्टिकल के नाम से भी जाना जाता है। ये कंपोज होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए के और प्रोटीन्स के, और इन्हें कोई भी मेम्ब्रेन सराउंड नहीं करती, मतलब ये कैसे हैं, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेली है। जो यूकैरियोटिक राइबोसोम है वही क्या होते हैं, 80S होते हैं, वहीं पर जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होते हैं वो 70S होते हैं। ईच राइबोसोम हैज़ 2 सब यूनिट्स। हर राइबोसोम की 2 सब यूनिट्स होती हैं, एक लार्जर और एक स्मॉलर। ये मैंने स्टार्टिंग में भी समझाया जब हम इंट्रोडक्शन में पढ़े थे। जो 2 सब यूनिट हैं 80S की वो होती हैं 60S और 40S, वहीं पर 70S राइबोसोम्स की होती हैं 50S एंड 30S। जो एस यहाँ पे जिससे बोलते हैं हम सेडवर्क्स यूनिट, ये किस लिए स्टैंड करता है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के लिए, और ये इनडायरेक्टली मेजर है डेंसिटी का और साइज़ का। बोथ जो 70S और 80S राइबोसोम है वो बना है 2 सब यूनिट्स का। ऑब्वियसली हमने देख ली कौन कौन सी सब यूनिट्स है, ये दे रखे, ये क्या है, स्मॉल सब यूनिट, और ये क्या है, लार्जर सब यूनिट। ऐसे कंबाइन करते हैं ये पूरे राइबोसोम बन जाता है। नाउ नेक्स्ट ऑर्गेनेली है हमारा साइटोस्केलेटन, एक एन इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटेसियस प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। अब ये क्या है, एक इलेबोरेट फैला हुआ नेटवर्क किसका, फिलामेंटिस जैसा, और प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर है इसका। इसके पास क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स आते हैं, इसमें माइक्रोफिलामेंट्स आते हैं और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आते हैं। क्या क्या है इसके अंदर, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हैं, और उनको साथ में मिला के कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, साइटोस्केलेटन कहा जाता है। अब जो साइटोस्केलेटन है सेल में, वो इन्वॉल्व होता है बहुत सारे फंक्शन में, जैसे कि मैकेनिकल सपोर्ट देगा, मोटिलिटी मूवमेंट में हेल्प करेगा, शेप ऑफ द सेल, सेल की शेप को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ये काम होता है साइटोस्केलेटन का, जैसे यहाँ पे दिया गया है ये। आगे अब हम पढ़ेंगे सीलिया फ्लैजिला के अलग अलग चीज़ें। तो साइटोस्केलेटन बेसिकली क्या काम करता है, हम ऐसे समझ सकते हैं स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है कि पूरा उसको मैकेनिकल सपोर्ट करेगा, उसकी शेप मेंटेन करेगा और उसको मोटिलिटी प्रोवाइड करवाएगा। नाउ सीलिया एंड फ्लैजिला। अब जो सीलिया है उसे सिंगुलर में हम सीलियम बोलते हैं, फ्लैजिला को सिंगुलर में फ्लैजिलम बोलते हैं। ये क्या है, ये हेयर लाइक आउटग्रोथ है सेल मेम्ब्रेन की, मतलब जैसे कि हेयर निकलता है वैसे ये क्या है, हेयर लाइक आउटग्रोथ है किसकी, सेल मेम्ब्रेन की।
सीलिया स्मॉल स्ट्रक्चर जो वर्क करता है ओर्स, ओर्स होता है मतलब जैसे नाव होती है ना, नाव को जो चलाने के लिए वो चाहिए होते हैं चाबुक जिसे बोलते हैं, वो होता है ओर्स। तो सीलिया स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो ओर्स की तरह काम करते हैं। क्या करवाते हैं, या तो मूवमेंट, ये PYQ पूछा गया है कि क्या करवाते हैं, वो तो या तो मूवमेंट कराएंगे या तो सेल का या फिर सराउंडिंग फ्लूइड का। मतलब जो सेल है या तो उसका मूवमेंट करा देंगे, सेल के जो आसपास फ्लूइड है या उसका मूवमेंट कराएंगे। तो सीलिया का ये काम होता है, या तो सेल का मूवमेंट करा दो या जो उसके आसपास का सराउंडिंग फ्लूइड है उसका मूवमेंट करा दो। अब जो फ्लैजिला होता है वो कंपैरेटिवली लॉन्गर होते हैं और रिस्पॉन्सिबल होता है सेल मूवमेंट के लिए। इनका काम क्या होता है, फ्लैजिला का क्लियर कट मेंशन है कि सेल के मूवमेंट में हेल्प करेंगे, और ये क्या होते हैं, कंपैरेटिवली लॉन्गर होता है एज़ कम्पेयर टू सीलिया। अब जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया होता है उसके पास जो फ्लैजिला होता है वो स्ट्रक्चरली डिफरेंट होता है यूकैरियोटिक फ्लैजिला से। हमें ये चीज़ याद रखनी है कि जो किसका फ्लैजिला, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया का जो फ्लैजिला होगा उसका जो फ्लैजिला मिलेगा वो स्ट्रक्चरली डिफरेंट होगा यूकैरियोटिक फ्लैजिला से। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ सीलियम और द फ्लैजिलम शोज दैट, दिखाती है कि वो किससे कवर होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर होते हैं। देयर कोर कॉल्ड एक्सोनीम, जो उनका कोर मेन जो पार्ट होता है उसे एक्सोनीम कहा जाता है। उसके पास क्या होता है, नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलते हैं जो एक दूसरे के पैरेलली चलता है लॉन्ग एक्सिस में, भी हम डायग्राम में देखेंगे। तो एक्सोनीम है, उसके पास 9 डबलेट्स होते हैं, रेडियली अरेंज्ड पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स। देखो डायग्राम में देखते चलते हैं, देखो ये समझा रहा है रेडियली अरेंज क्या है, डबलेट्स है। ये क्या है, रेडियली अरेंज डबलेट्स है इसके पास, ये पूरे हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स, और कहाँ प्रेजेंट है, पेरिफेरी पे। अब ये इसका पूरा क्या होता है, सेंट्रल कोर, उसे ही कहते हैं हम एक्सोनीम, पूरा सीलिया का। हमने पढ़ा पेयर है सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल है, सच एन अरेंजमेंट एक्सोनिमल माइक्रोट्यूब्यूल इज रिफर्ड टू एज, इसे 9+2 एरे कहा जाता है। ये भी PYQ पूछा गया है, 9+2 एरे किस में मिलता है। अब जो सेंट्रल ट्यूब्यूल्स है वो कैसे कनेक्टेड है, ब्रिज के थ्रू कनेक्टेड है, देखते हैं। देखो ये देखो ये सेंट्रल ट्यूब्यूल्स है, कैसे कनेक्टेड है, थ्रू ब्रिज के थ्रू कनेक्टेड है, लिखा है ना सेंट्रल ट्यूब्यूल्स। और ये क्या है, इसकी सेंट्रल शीट है पूरी। अब ये जो पेरिफेरी वाले पे इनको कनेक्ट करने के लिए क्या है, इंटर डबलेट ब्रिज है। ये क्या है, पेरिफ्लेट माइक्रोट्यूब्यूल है, और ये 9 है टोटल, और डबलेट की फॉर्म में, इसलिए 9+, और 9 इसलिए यहाँ पेरिफेरी पे होता है, 2 सेंटर पे होता है, इसलिए 9+2 एरे कहा जाता है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने हैं पेरिफेरी पे, 9। सेंट्रल ट्यूब्यूल किससे कनेक्टेड था, ब्रिज से कनेक्टेड था, और उसको किसने एनक्लोज किया हुआ था, सेंट्रल शीट ने उसको एनक्लोज किया हुआ था, विच इज़ कनेक्टेड टू द ट्यूब्यूल्स। अब जो कैसे कनेक्टेड है, पेरिफेरल ट्यूब्यूल से रेडियल स्पोक के थ्रू कनेक्टेड है। 10 देयर आर द, इसलिए 9 रेडियल स्पोक्स भी होंगे क्योंकि 9 डबलेट्स हैं। अब जो पेरिफेरल डबलेट्स हैं वो इंटर कनेक्टेड है लिंकर्स के थ्रू। जो हमने इंटर डबलेट ब्रिज पढ़ा था उसको हम लिंकर्स भी कहते हैं। बोथ सीलियम और फ्लैजिलम कहाँ से निकलते हैं, एमर्जेस फ्रॉम अ सेंट्रियो लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द बेसल बॉडी। तो सीलियम और फ्लैजिलम एक सेंट्रियो लाइक स्ट्रक्चर से एमर्ज होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, बेसल बॉडी कहते हैं। ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, एक पूरा डायग्राम देख लो। देखो ये पेरिफेरी पे अरेंज 9 क्या है, डबलेट्स हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के। ये सेंटर में है 2, कैसे कनेक्टेड है, ब्रिज के थ्रू। अब ये पेरिफेरी वाले सेंट्रल शीट से कैसे कनेक्टेड है, रेडियल स्पोक्स के थ्रू, इसलिए ये भी 9 है। और ये पेरिफेरी वाले आपस में कैसे कनेक्टेड है, इंटर डबलेट ब्रिज बोल रहे हैं जिसे या हम लिंकर कह सकते हैं। तो ये पूरा यहाँ पे इसका डायग्राम हो गया किसका, सीलिया और फ्लैजिला। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, वो है हमारा सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियो। जो सेंट्रोजोम है इज एन ऑर्गेनली यूजुअली कंटेनिंग 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं हम सेंट्रियोल। सेंट्रोजोम एक ऑर्गेनली है जिसके पास 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स मिलेंगे जिसे कहेंगे हम सेंट्रियोल। दे आर सराउंडेड बाय एन एमोर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। किससे सराउंडेड होंगे, एमोर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। ये चीज़ें याद रखने वाली होती कि एमोर्फस है का, हेट्रोजीनस है का, होमोजीनस है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आता है। बोथ द सेंट्रियोल्स इन अ सेंट्रोजोम लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब जो सेंट्रियोल होता है ना ऐसे होते हैं, तो एक दूसरे के से परपेंडिकुलर लाई करते हैं ये सेंट्रोजोम में। इन विच ईच हैज़ एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक अ कार्ट व्हील। और अब इसमें हर एक की जो ऑर्गेनाइजेशन कैसे अरेंज है, कार्ट व्हील की तरह ऑर्गेनाइज है। दे आर मेड अप ऑफ 9 इवनली स्पेस्ड
पेरिफेरल फिब्रिल्स ऑफ द ट्यूबुलिन प्रोटीन। अब वहाँ हम पढ़ रहे थे कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स थे वो भी कैसे थे, 9 में थे और पेरिफेरली अरेंज थे। तो ये भी कैसे 9 है, इवनली स्पेस होंगे पेरिफेरल फिब्रिल ट्यूबुलिन प्रोटीन के। अब जो ईच ऑफ द पेरिफेरल फिब्रिल है वो क्या है, ट्रिपलेट है। वहाँ हमने पढ़ा था ऐसे डबलेट है, लेकिन यहाँ कैसे होंगे, ट्रिपलेट होंगे। ऐसे तुमको ट्रिपलेट वाला स्ट्रक्चर मिलेगा, ऐसे कार्टव्हील जैसी शेप मिल जाएगी। 1 2 3 4 5 ऐसी 6 7 8 टोटल ऐसी 9 हो जाएंगे, पूरा कार्टव्हील जैसी शेप। अब जो एडजेसेंट ट्रिपलेट होंगे वो भी लिंक्ड होंगे सेंट्रल पार्ट से। यहाँ पे ऑफ द प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ द सेंट्रियोल इज अ प्रोटीनेशियस कॉल्ड द हब। अब यहाँ पे जो सेंट्रल पार्ट है प्रॉक्सिमल रीजन सेंट्रियोल का, वो भी प्रोटीनेशियस होगा और उसे क्या कहा जाएगा, हब कहा जाएगा, जो कि कनेक्टेड होगा ट्यूब्यूल से पेरिफेरी के थ्रू। कैसे, वो भी रेडियल स्पोक्स की तरह ही ऐसे कनेक्टेड होंगे ऐसे। तो यहाँ वहाँ पे हम उसे क्या कह रहे थे, कोर को एक्सोनियम कह रहे थे, और यहाँ पे क्या कहा जाता है, इसको हब कहा जाता है। द सेंट्रियोल फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ द सीलिया एंड द फ्लैजिला। अभी हमने पढ़ा था कि सीलिया फ्लैजिला सेंट्रियोल इस बॉडी से निकलते हैं, स्ट्रक्चर से निकलते हैं, जिसे हम बेसल बॉडी कहते हैं। तो उन्होंने वही कहा कि सेंट्रियोल क्या बनाते हैं, बेसल बॉडी बनाते हैं सीलिया और फ्लैजिला की। एंड द स्पिंडल फाइबर्स दैट गिव राइज टू स्पिंडल अपरेटस ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन एनिमल सेल। तो सेंट्रियोल क्या क्या करते हैं, किस किस की बेसल बॉडी बना रहे हैं, सीलिया की, फ्लैजिला की और स्पिंडल फाइबर्स की। स्पिंडल फाइबर्स कब निकलते हैं, स्पिंडल अपरेटस से निकलते हैं जब सेल डिवीजन होता है एनिमल सेल में। और हमने पढ़ा था कि सेंट्रियोल वो स्ट्रक्चर है जो सिर्फ एनिमल सेल में मिलता है, जब हम दोनों सेल्स देख रहे थे, प्लांट सेल और एनिमल सेल। तो यहाँ पे हमारे ये ऑर्गेनेलीज कंप्लीट हो गए। अब हमारा एक ऑर्गेनेली बचा है जो कि है न्यूक्लियस, जिसको हम लास्ट वीडियो में कंक्लूड करेंगे और पूरा चैप्टर ख़त्म करेंगे, न्यूक्लियस से स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, इतना इसको पढ़ लेना। डाउट हो तो बता देना, कमेंट में मेंशन कर देना, मैं सॉल्व कर दूँगी। पूरी कोशिश करूँगी कि सॉल्व कर पाऊँ। और तुम खुद भी इसके क्वेश्चंस लगाओ, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस लगाओगे उतना तुम्हारे लिए वही बेनिफिशियल है, उतना ज़्यादा तुम्हारी चीज़ें क्लियर होंगी और दिमाग में बैठेंगी, तुम्हें पता चलेगा क्वेश्चंस कैसे आते हैं। अगर तुम सिर्फ NCERT रीड कर लो और क्वेश्चन ना लगाओ तो उसका कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि एट लास्ट एग्ज़ाम में क्वेश्चन ही करने होते हैं, वहाँ तुमसे रिटर्न में नहीं आने वाला। रिटर्न बोर्ड्स वाले बच्चों के लिए आएगा, इसलिए, और बोर्ड्स वालों के लिए भी ये, जितना तुम इसको रीड करोगे उतना अच्छे से अपने आंसर्स फ्रेम कर पाओगे, उतना अच्छा तुम्हारा डाटा होगा लिखने के लिए, और उतने अच्छे तुम्हें एग्जामिनर मार्क्स देगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, न्यूक्लियस से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। बेसिकली बोर्ड्स वाले बच्चे वही, मतलब 12th है बोर्ड्स, बोर्ड से मतलब मेरा जो 11th वाले बच्चे होते हैं, जो स्कूलिंग वाले बच्चे होते हैं, वो तो एग्ज़ाम देते हैं ना, नॉन स्कूलिंग वाले भी जाते हैं देने, लेकिन सबको पता ही है वो। तो इसलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।